स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। तो हमने डिस्कस किया है लास्ट वीडियो में कि बेसिस ऑफ अकाउंटिंग दो बेसिस हैं। एक होता है कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग और एक होता है हमारा एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग हमने ऑलरेडी लास्ट वीडियो में डिटेल में डिस्कस किया है, तो आज हम करेंगे डिस्कस, समझेंगे एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। तो देखो, एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग क्या है कि ऑल ट्रांजेक्शन्स विच आर रिलेटेड टू करंट ईयर, देखो मेन टर्म ये करंट ईयर है, करंट ईयर आर रिकॉर्डेड कैश ट्रांजेक्शन एज वेल एज क्रेडिट ट्रांजेक्शन। इसका मतलब वो सारी ट्रांजेक्शन जो हमारी करंट ईयर से रिलेटेड है, मतलब जिस अकाउंटिंग ईयर की हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहे हैं उस साल की बात कर रहे हैं हम, तो वो सारी ट्रांजेक्शन जो इस अकाउंटिंग ईयर करंट ईयर से रिलेटेड है वो सारी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होंगी, चाहे वो कैश ट्रांजेक्शन है और चाहे वो क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। ठीक है। सेकेंड है इनकम इज रिकॉर्डेड व्हेन इट इज अर्नड वेदर कैश इज रिसीव्ड और नॉट। तो इनकम उसी टाइम हम रिकॉर्ड कर लेंगे जब वो अर्नड होंगी, मतलब कि ड्यू डेट आ जाएगी जिस दिन हमने इनकम रिसीव करनी थी। रिसीव की है कि नहीं की है ये नहीं देखना है, सिर्फ अर्नड होनी चाहिए, मतलब ड्यू हो जानी चाहिए। देखो एग्जांपल के लिए मान लो कि इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट फॉर द मंथ ऑफ जनवरी not received but it is still recorded in books because it has become due। कि अगर मान लो कहीं इन्वेस्टमेंट की है, वहां से ब्याज आना है, मतलब जनवरी के मंथ का इंटरेस्ट आना था लेकिन रिसीव नहीं किया है, लेकिन ड्यू हो चुका है, मतलब उस दिन इंटरेस्ट हमने रिसीव करना था, नहीं किया, इट्स ओके, लेकिन वो अर्नड हो चुका है। ठीक है, तो हम ये इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट रिकॉर्ड करेंगे। उसी तरह से बच्चे एक्सपेंसेस जो है तब रिकॉर्ड होंगे व्हेन दे आर इंकर्ड वेदर कैश पेड और नॉट। ठीक है, चाहे कैश पे किया है चाहे नहीं किया है, अगर एक्सपेंसेस इंकर्ड हो चुके हैं, हम बेनिफिट्स ले चुके हैं और उसके अगेंस्ट जो खर्चा है हम उसी करंट ईयर में रिकॉर्ड करेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे सैलरी फॉर द मंथ ऑफ मार्च, मान लो मार्च के महीने में हमने अपने एम्प्लॉय से काम करवाया लेकिन सैलरी अभी पे नहीं की है, लेकिन फिर भी हम उसको एज अ सैलरी रिकॉर्ड करेंगे। क्यों? क्योंकि वो ड्यू हो चुकी है, एज अ एक्सपेंस रिकॉर्ड करेंगे हम उसको। और इस तरह से ये जो एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग है, ये दोनों प्रिंसिपल को, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को फॉलो करता है, रेवेन्यू रिकॉग्निशन प्रिंसिपल एंड मैचिंग प्रिंसिपल्स। Now next is advantages of accrual basis of accounting। देखो सबसे पहले एडवांटेज क्या है, ये बहुत ही साइंटिफिक मेथड है बिकॉज इट फॉलोज मैचिंग प्रिंसिपल्स एंड रेवेन्यू रिकॉग्निशन प्रिंसिपल। ठीक है, मतलब ये इनकम को इनकम अर्नड पे ही एज अ इनकम रिकॉर्ड कर लेते हैं और एक्सपेंसेस को जब वो इंकर्ड होते हैं एज अ एक्सपेंस तभी रिकॉर्ड कर लेते हैं, कैश रिसीव्ड और पेड को नहीं देखा जाता है। ठीक है। सेकंड क्या है, इट गिव्स ट्रू फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, ये हमें सही प्रॉफिट एंड लॉस बताता है, हमें सही फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में पता चलता है कि एसेट्स कितने हैं, लायबिलिटीज की हैं, क्योंकि ये जो सारी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ये जो एडजस्टमेंट्स हैं, प्रीपेड एक्सपेंस, एक्रूड इनकम और इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, इन सबको रिकॉर्ड करके ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई जाती हैं। ऑन द लास्ट इज इट इज वाइडली एक्सेप्टेबल, ये मोस्ट एक्सेप्टेबल मेथड है क्योंकि इस जो कंपनी एक्ट 2013 ने इसको मान्यता दी है, तो ये ज्यादा एक्सेप्टेबल है। बिजनेस मैक्सिमम इसी मेथड को एक्सेप्ट करते हैं कि हमें ट्रू प्रॉफिट एंड लॉस पता चले, ट्रू बैलेंस शीट पता चले। तो नेक्स्ट आ गया हमारा डिसएडवांटेजेस ऑफ एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। तो सबसे पहले क्या, दिस सिस्टम इज नॉट सिंपल, इट रिक्वायर टेक्निकल नॉलेज एज एडजस्टमेंट्स आर अकाउंटेड। ठीक है, तो ये जो सिस्टम है ये सिंपल नहीं है क्योंकि इसमें टेक्निकल नॉलेज, स्पेशल स्किल की जरूरत है कि एडजस्टमेंट्स को कैसे रिकॉर्ड करना है, तो उसके लिए स्पेशल स्किल की रिक्वायरमेंट होती है। नेक्स्ट है द प्रोसेस ऑफ दिस बेसिस इज टू इलेबरेट। तो देखो ये जो प्रोसेस है बहुत ज्यादा लेंथी है क्योंकि जब अब एडजस्टमेंट को स्टडी करते हैं उसको देखना होता है कि कितना हमने अमाउंट प्रॉफिट एंड लॉस में लेना है और कौन सी एडजस्टमेंट को एज अ एसेट या लायबिलिटी ट्रीट करना है और किस अमाउंट से करना है, किस अमाउंट से इसको रिकॉर्ड करना है, तो ये थोड़ा प्रोसेस लेंथी हो जाता है। और थर्ड आ गया हमारा एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू मेक सो प्रॉफिट और लॉस कैन नॉट बी फाइंड इमीडिएटली। तो अगर हम कहें कि हमें एकदम से पता चले कि प्रॉफिट कितना हुआ है, ये लॉस कितना हुआ है, तो इस सिस्टम में ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि एडजस्टमेंट्स को प्रॉपर स्टडी करना, रिकॉर्ड करना, तो ये थोड़ी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस हो जाती है। तो अब हम आते हैं अपने न्यूमेरिकल पोर्शन पे।
तो फर्स्ट न्यूमेरिकल हमारा है ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2021-22 राहुल हैड कैश सेल। तो देखो ये जो न्यूमेरिकल्स है ना, हमने कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग से भी हमने अटेम्प्ट किए हैं और अब हम इसको एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में अटेम्प्ट करेंगे। तो यहाँ पे राहुल की जो कैश सेल किया है वो है 5,20,000 और जो क्रेडिट उधार पे सेल किया है वो 2,10,000। उसके जो एक्सपेंसेस हुए हैं, खर्चे हुए हैं वो 3,60,000, जिसमें से 50,000 इज स्टिल टू बी पेड, जो अभी पे करना है। ठीक है, और उसकी इनकम हमने फाइंड करनी है, वो भी किस बेसिस पे, एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग मेथड से। ठीक है, अब देखो आपने सिर्फ एक बात याद रखनी है एक्रूअल में कि हमने वही ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना है, उन्हीं चीजों को रिकॉर्ड करना है जो हमारी करंट ईयर से रिलेटेड है। बस इतना अपने दिमाग में रखना है। ठीक है, तो अब हम करें इनकम कैलकुलेट। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लेती हूँ रेवेन्यू। ठीक है, तो रेवेन्यू में क्या देखेंगे, तो देखो कैश सेल कितना हुआ है, 5,20,000। ठीक है, कैश सेल इसी साल से रिलेटेड है, तो चाहे कैश हो चाहे क्रेडिट हो, बस इस साल से रिलेटेड होनी चाहिए। तो कैश सेल कितना हुआ है, 5,20,000। और क्रेडिट सेल है, क्रेडिट है, इट्स ओके, उधार पे कोई बात नहीं है, लेकिन है तो इसी साल से रिलेटेड ना, तो क्रेडिट सेल भी हम लेंगे 2,10,000। ठीक है, तो टोटल और कहीं से इनकम नहीं है, रेवेन्यू नहीं है, तो टोटल हमारा रेवेन्यू कितना हुआ, 7,30,000। ठीक है, अब हम आते हैं एक्सपेंसेस पे। तो एक्सपेंसेस फिर से वही कि वही एक्सपेंसेस जो करंट ईयर से रिलेटेड है। तो देखो एक्सपेंसेस कितने हुए हैं इसके, 3,60,000। तो एक्सपेंसेस जो इंकर्ड हुए हैं, हमने लिखा इंकर्ड हुए हैं, वो कितने हुए हैं, 3,60,000, जिसमें से 50,000 अभी पे करने हैं। तो इट्स ओके, करने हैं, नो प्रॉब्लम, है तो इसी साल से रिलेटेड ना, और ये ऑलरेडी इसमें इंक्लूडेड है। तो 3,60,000 ही एक्सपेंसेस इंकर्ड हुए। तो हमारी इनकम कितनी हुई है, हमारी इनकम हुई रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस। तो रेवेन्यू हुआ हमारा 7,30,000 और खर्चे जो हुए हैं वो हुए हैं 3,60,000। तो उसको इनकम कितनी हुई है राहुल को, दैट इज 3,70,000। ठीक है, ये राहुल की इनकम है 2021-22 की, जो कि उसके करंट अकाउंटिंग ईयर की इनकम है। अब सेकंड न्यूमेरिकल, तो सेकंड न्यूमेरिकल में फिर से कैलकुलेट इनकम ऑन एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, तो इसमें एक्सपेंसेस पे कितने किए हैं, देखो खर्चा पे किया 2 लाख, जिसमें से जो 30,000 है वो एडवांस में पे किए हैं। मतलब कि ये जो एक्सपेंसेस है ये वाले, ये हमारे जो है इस साल से रिलेटेड नहीं है, ये हम एडवांस में पे कर चुके हैं, जो कमिंग ईयर से रिलेटेड है, तो ये हम नहीं लेंगे इसको। ठीक है, और एक्सपेंसेस नॉट येट पेड, मतलब जो एक्सपेंसेस अभी हमने पे नहीं किए हैं लेकिन हम उनका बेनिफिट ले चुके हैं, तो ये है तो करंट ईयर से रिलेटेड, ये हम लेके चलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आ गया इनकम रिसीव्ड। अब देखो इनकम जो रिसीव हुई है इस साल वो हुई है 3,20,000, लेकिन इसमें से रिसीव्ड इन एडवांस, जो एडवांस आई है, मतलब कि जो हमारी इस साल से इनकम रिलेटेड नहीं है वो एडवांस आ चुकी है। ठीक है, वो पहले ही आ गई है, करंट ईयर से रिलेटेड नहीं है, और वो ऑलरेडी इसमें इंक्लूडेड है, तो ये हम माइनस करेंगे। और इनकम नॉट येट रिसीव्ड, और जो इनकम रिसीव नहीं हुई है, नो प्रॉब्लम, रिसीव नहीं हुई है इट्स ओके, लेकिन अर्नड हो चुकी है, इनकम जो है ड्यू डेट आ चुकी है, ये हम यहाँ इस मेथड में लेके चलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लेते हैं, सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे रेवेन्यू। तो रेवेन्यू में सबसे पहले हमने यहाँ पे लिखा इनकम रिसीव्ड। देखो इनकम हमारी कितनी रिसीव हुई है, 3,20,000 इतनी रिसीव हुई। इसमें से जो 50,000 वाली इनकम है वो तो एडवांस है, वो तो इनकम है ही नहीं है अभी। ठीक है, तो हम इसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे, क्योंकि ये हमारी जो है करंट ईयर से रिलेटेड नहीं है। तो इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, तो ब्रैकेट में शो कर रही हूँ क्योंकि हमने माइनस करना है 50,000। ठीक है, और नेक्स्ट आ गया इनकम नॉट येट रिसीव्ड। अभी इनकम रिसीव नहीं हुई है तो नो प्रॉब्लम, हो तो चुकी है, अर्न तो हो चुकी है, तो इसको हम इसको ऐड करेंगे, दैट इज एक्रूड इनकम, एज अ एक्रूड इनकम टर्म यूज करेंगे, और ये 35,000 हमने ऐड करना है। तो हमारी इसका मतलब हमने जब कैलकुलेट किया तो हमारा टोटल रेवेन्यू कितना आया, 3,05,000। ठीक है, अब आ जाओ एक्सपेंसेस पे। देखो एक्सपेंसेस पे कितने किए हैं, तो मैंने लिखा यहाँ पर एक्सपेंसेस पेड, एक्सपेंसेस पेड हमारे कितने हैं, 2 लाख। अब इसमें से ये जो 30,000 है ये तो एडवांस में पे किए हैं, मतलब नेक्स्ट ईयर से, कमिंग ईयर से रिलेटेड है, तो ये हमारे इस साल के खर्चे हैं ही नहीं है, ये एक तरह से प्रीपेड एक्सपेंस है। तो हमने क्या किया, इनको माइनस किया, दैट मीन्स प्रीपेड एक्सपेंस।
तो हम इसको ब्रैकेट में ले रहे हैं क्योंकि माइनस करना है, ठीक है। और नेक्स्ट हमारा आ गया एक्सपेंसेस नॉट येट पेड, जो अभी पे नहीं की है, नो प्रॉब्लम, पे नहीं की है, इट्स ओके, लेकिन हम बेनिफिट ले चुके हैं, वो है तो इसी साल से रिलेटेड एक्सपेंसेस, तो ये हमारे एक्सपेंसेस जिनको हम कहते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हमारे कितने हैं, हमारे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है 40,000, ठीक है, हमने ऐड किए यहाँ पे, तो हमारे टोटल एक्सपेंसेस जो हुए वो हुए 2,10,000। अब हम देखते हैं इनकम कितनी हुई है, तो इनकम हमारी हुई है रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस, तो रेवेन्यू हमारा हुआ है 3,05,000 माइनस 2,10,000 एक्सपेंसेस हैं, तो इसका मतलब करंट ईयर की जो इनकम है वो है हमारी 95,000, 95,000, तो ये हमारी करंट ईयर की इनकम है। ओके, तो थर्ड न्यूमेरिकल हमारा विजय अ कंसल्टेंट ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 2021-22, ये वाला जो क्वेश्चन है हम कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में लास्ट वीडियो में अटेम्प्ट किया है, आज हम करेंगे इसको एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग से, ठीक है। तो यहाँ पे जो विजय है उसने अर्नड किया, देखो ये इनकम अर्नड है, ठीक है, 4 लाख, जिसमें से जो 3,50,000 है वो रिसीव हो चुका है, मतलब बाकी रिसीव नहीं हुई है, कोई बात नहीं, रिसीव नहीं हुई है, इट्स ओके, लेकिन जो टोटल अर्नड इनकम है वो है हमारी 4 लाख, हम इसी को लेके चलेंगे बिकॉज इट इज रिलेटेड टू करंट ईयर। अभी इनकर्ड एंड एक्सपेंस, अब देखो एक्सपेंस कितने इनकर्ड हुए हैं 1,70,000, जिसमें से 40,000 आउटस्टैंडिंग है, मतलब अभी पे नहीं किए हैं, नहीं पे किए, इट्स ओके, ठीक है, लेकिन है हमारी जो एक्सपेंसेस इनकर्ड है इस साल की वो है 1,70,000। उसके बाद ही ऑल्सो रिसीव्ड कंसल्टेंसी फी रिसीव की है, लेकिन 45,000 रिसीव तो की है, लेकिन ये प्रीवियस ईयर से रिलेटेड है, मतलब पिछले साल से, तो ये तो हम लेंगे ही नहीं, ठीक है, इसको कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि हम लोग करंट ईयर की बात कर रहे हैं। और जो एंड ही आल्सो पेड 20,000 एक्सपेंस ऑफ लास्ट ईयर, पिछले साल के इतने खर्चे भी पे किए हैं, तो ये भी हम नहीं लेंगे क्योंकि ये तो लास्ट ईयर से रिलेटेड है, हमें तो करंट ईयर से रिलेटेड चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम इनकम अब कैलकुलेट करें, तो यहाँ पे हमने लिया रेवेन्यू, तो रेवेन्यू उसका देखो कितना, इसका मतलब हम यहाँ लिखेंगे इनकम अर्नड, इसने उसने टोटल इनकम कितनी अर्न की है 4 लाख, ठीक है। अब देखो जो उसने, जिसमें से लिखा हुआ है आउट ऑफ विच, उसने इतना रिसीव किया है, तो इसमें से इतना रिसीव किया, जो नहीं रिसीव किया वो भी हमारी इनकम ही है क्योंकि हम इनकम अर्न ले रहे हैं, करंट ईयर की ले रहे हैं, ठीक है। अब हम आगे यहाँ पे एक्सपेंसेस, तो एक्सपेंसेस जो इंकर्ड हुए हैं, जो इस साल से रिलेटेड एक्सपेंसेस हैं, वो है हमारे 1,70,000, जिसमें से 40,000 अभी आउटस्टैंडिंग है, पे नहीं किए, नहीं पे किए कोई बात नहीं, लेकिन है तो इसी साल के, ठीक है, तो टोटल हमारे एक्सपेंसेस इतने हुए। और ये जो कंसल्टेंसी फीस है ये हमने नहीं लेनी है 45,000, क्यों नहीं लेनी है, क्योंकि ये जो है हमारी इनकम लास्ट ईयर से रिलेटेड है, प्रीवियस ईयर से रिलेटेड है, और ये जो एक्सपेंसेस हैं ये भी हमारी लास्ट ईयर से रिलेटेड है, हमें तो करंट ईयर से रिलेटेड चाहिए, तो बस हमारे पास रेवेन्यू और एक्सपेंसेस इतने ही है, तो हमारी इनकम कितनी आ गई, दैट मीन्स रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस, तो ये हमारे आगे 4 लाख हमारा रेवेन्यू था, 4 लाख, और उसमें से हमने एक्सपेंस माइनस किए 1,70,000, तो हमारे जो इनकम हुई है वो हुई है हमें 2,30,000, ये हमारी इनकम जो करंट ईयर से रिलेटेड है। क्लियर? ये हमारा लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का, एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग और कैश बेसिस अकाउंटिंग में डिफरेंस क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन, तो इसमें क्रेडिट और कैश ट्रांजैक्शन दोनों को रिकॉर्ड किया जाता है, लेकिन इसमें सिर्फ क्या है, कैश ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। इसमें एडजस्टमेंट जो होती हैं, आउटस्टैंडिंग प्रीपेड एक्सपेंसेस, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, इनको रिकॉर्ड किया जाता है, लेकिन इसमें कैश बेसिस में इन एडजस्टमेंट्स को इग्नोर कर दिया जाता है, रिकॉर्ड नहीं करते हैं। इसमें हमारा करेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस हमें पता चलेगा क्योंकि हम मैचिंग और रेवेन्यू रिकॉग्निशन प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं, लेकिन कैश बेसिस से हमें करेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस नहीं पता चलता, क्यों, क्योंकि इसमें हम लोग इन प्रिंसिपल्स को फॉलो नहीं करते हैं। और नेक्स्ट आ गया हमारा टेक्निकल नॉलेज, तो इसमें हमें टेक्निकल नॉलेज चाहिए, स्पेशल स्किल की जरूरत है, ये सिर्फ वही कर सकते हैं जिनको अकाउंटिंग की नॉलेज है, लेकिन यहाँ पे टेक्निकल नॉलेज की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट हमारा आ गया
एक्सेप्टेबिलिटी, तो ये ज्यादा एक्सेप्टेबल है क्योंकि इसमें करेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस पता चलता है, ज्यादातर बिजनेस यही फॉलो करते हैं, ये हमारा लेस एक्सेप्टेबल है। लीगल पोजीशन क्या है, इसको कंपनी एक्ट 2013 ने मान्यता दी है, लेकिन इट इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड बाय कंपनी एक्ट 2013। रिलायबल कौन है, किस पे ज्यादा भरोसा किया जा सकता है, ये ज्यादा रिलायबल है, ठीक है, क्योंकि इसमें सारी कैश, क्रेडिट और एडजस्टमेंट्स को रिकॉर्ड किया जाता है। और ये लेस रिलायबल है क्यों, क्योंकि इसमें सिर्फ कैश ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं और सारी एडजस्टमेंट्स को इग्नोर कर दिया जाता है। और सुटेबिलिटी क्या है, ये ज्यादा उन बिजनेस में सुटेबल है जिसमें कैश और क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स दोनों ही होती हैं, और ये ज्यादा सुटेबल किस एंटरप्राइजेस में है, जिसमें ज्यादा मोस्टली ट्रांजेक्शन जो होती हैं वो कैश बेसिस पे होती है। तो ये हुआ हमारा चैप्टर कंप्लीट, बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। तो नेक्स्ट चैप्टर्स के लिए, नेक्स्ट वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।